Dear students, welcome back to my channel एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आप सभी के समक्ष एक नई सीरीज को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं और ये सीरीज क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और आज के इस सीरीज में जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस लेसन में टोटल 40 वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चंस आपके फोर्थ कमिंग एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेसन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 1831 का यूरोप का मैप है। और अगर आप लोगों ने प्रेजेंट यूरोप के मैप को देखा होगा तो एक डिफरेंस आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। 1831 से पहले यूरोप में बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे, जैसे किंगडम ऑफ स्वीडन, रशियन जारडम, इंग्लिश एम्पायर, किंगडम ऑफ स्पेन, फ्रेंच एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। लेकिन प्रेजेंट मैप को देखने से ये आप लोगों को पता चलता है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में यूरोप में अलग अलग राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में दिखाई देते हैं। लेकिन 1831 और 31 से पहले संपूर्ण यूरोप अलग अलग साम्राज्यों में विभक्त था और जितने भी यूरोप के लोग थे वो सभी इन्हीं साम्राज्यों के अधीन रहते थे। लेकिन 1831 के बाद उन्हें धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि हमारे शोषण का जो रियल कॉज है वो यही किंगडम है, यही राजशाही है। तो उनके अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है और धीरे धीरे जो है संपूर्ण यूरोप के जो नक्शा है, जो मैप है, उससे ये जो राजशाही है ये धीरे धीरे लैप्स हो जाती है और वहां पर स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं वो अस्तित्व में आते हैं। तो ये मैंने इन शॉर्ट आपको बताया। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दूं कि यूरोप में एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो स्टार्ट होती है, फीलिंग ऑफ वननेस, एकत्व की भावना, एक समान भावना, वो चाहे धर्म, नस्ल और भाषा को लेके हो। और वहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है यूरोप के अंदर, थ्रू आउट यूरोप के अंदर, जिसे कहा जाता है नेशन स्टेट बिल्डिंग, राष्ट्र राज्य निर्माण। तो यूरोप में जो स्वतंत्र राष्ट्र आज के मैप पर आप लोगों को जो दिखाई देते हैं वो एक प्रोसेस के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था। लेकिन अगर हम इंडिया के मैप की बात करें या इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल था वहां पे एक जो नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ और जब इंडिया ने फ्रीडम गॉट किया, जो जब स्वतंत्रता प्राप्त की, तो भारत में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है स्टेट नेशन बिल्डिंग, राज्य राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया। क्योंकि भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो भारत में जो एक जो इंडिया है वो एक स्टेट के यूनिट के तौर पे काम करता है और धीरे धीरे भारत में अभी हम राष्ट्र निर्माण के कगार पे हैं। लेकिन यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो पहले बलवती हुई, पहले पनपी, वहां पे राष्ट्र पहले अस्तित्व में आए और उसके बाद वो एक नेशन और एक कंट्री के रूप में एग्जिस्टेंस में आए। तो ये ब्रीफली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन इस सीरीज में रहने वाले हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? तो एक फ्रेंच फिलोसोफर होते हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर, उन्होंने कहा था समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्र वह इकाई है जहां रह रहे लोगों में एक समान भाव हो। तो ये राष्ट्र की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव होना और उसके निवासियों में ऐसा भाव जागृत होना कि उसका राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति वर्ष 1789 में घटित होती है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से आरंभ होता है? तो ध्यान देना है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है, वो फ्रांसीसी क्रांति की जो घटना हुई थी 1789 में, वहीं से ये राष्ट्रवाद का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, ये शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में पितृभूमि का विचार क्या है? तो जो कंसेप्ट था फादरलैंड का, ली पैट्रे कंसेप्ट, तो ये कहता है कि ये फ्रांस की भूमि हमारे पूर्वजों की भूमि है, जिस पर हम सबका सामूहिक अधिकार है। तो ये पितृभूमि का विचार था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में नागरिकता का विचार क्या है? तो जो सिटीजन का कंसेप्ट था, ली सिटोयन कंसेप्ट, वो कहता है इस फ्रांसीसी भूमि के हम सभी एक समान नागरिक है, जिस पर हम सबका सामूहिक अधिकार है। तो ये आपका ली सिटोयन कंसेप्ट या नागरिकता का विचार था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। 1804 की नागरिक संहिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता है, उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वियना संधि किस वर्ष हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना संधि 1815 में होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 9, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था यूरोप में रूढ़िवादी ताकतों को बहाल करना, नेपोलियन के दौरान हुए परिवर्तनों को उलटकर स्थिरता लाना और महाद्वीपीय शक्ति संतुलन स्थापित करना था। ये वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ज्यूसेप मैत्सिनी। क्वेश्चन नंबर 11, इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये कोटेशन मैटरनिक ने दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, फ्रैंकफर्ट संसद कब और कहां पर आयोजित की गई? फ्रैंकफर्ट संसद की बात की जा रही है। आंसर है 18 मई 1848 से 31 मई 1849 के बीच जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में स्थित सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। ये जो सेंट पॉल चर्च है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, जंकर्स कौन थे? तो जो जंकर्स थे वो प्रशा के बड़े भूस्वामी थे, एक बिग लैंडलॉर्ड्स थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कब और कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इन्हें जर्मनी का सम्राट, राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट 18 जनवरी 1871 को वर्साए के शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर भी कहा जाता है, वहां पे सम्राट इन्हें घोषित किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। जर्मनी का एकीकरण कब और किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। क्वेश्चन नंबर 17, इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? इटली का एकीकरण का जो मुख्य जिम्मेदार था, वो था काउंट कैमिलो डी कावूर, एक कूटनीतिज्ञ थे, ज्यूसेप गैरिबाल्डी जो एक सेना नायक थे, और ज्यूसेप मैत्सिनी जो एक वैचारिक थे और दार्शनिक और क्रांतिकारी भी थे। तो इन सभी के सहयोग से, जिसमें प्रमुख रूप से जो लीड किया, वो काउंट कैमिलो डी कावूर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, इटली का बिस्मार्क और इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का जो बिस्मार्क है वो आपका काउंट कैमिलो डी कावूर को, और इटली की तलवार तलवार स्वॉर्ड ऑफ इटली गैरिबॉल्डी को कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किस एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर है 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 20, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 1801 में इसे शामिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1860 में इटली में 1000 लोगों के अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो 1000 लोगों के अभियान का नेतृत्व 1860 में गैरिबॉल्डी के द्वारा किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, मौर्यन और जर्मेनिया कौन थे? तो मौर्यन और जर्मेनिया जो थे, ये मौर्यन और जर्मेनिया एक नारी रूपक थे, और मौर्यन फ्रांस की नारी रूपक थी और जर्मेनिया जर्मनी की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाते थे। जैसे भारत में जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला, तो भारत माता को एक नारी रूपक के रूप में दर्शाया गया। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में फ्रांस में मौर्यन को, और जर्मेनिया में जर्मनी में जर्मेनिया को नारी रूपक के तौर पर दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, जो इनका बर्थ था, 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका, जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है, कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेट भी याद रखें और प्लेस भी। क्वेश्चन नंबर 24, जोल्वेरिन क्या था? जोल्वेरिन जोल्वेरिन 1834 में प्रशिया के नेतृत्व में स्थापित एक जर्मन सीमा शुल्क संघ था, जिसने अधिकांश जर्मन राज्यों के बीच आंतरिक शुल्कों को समाप्त कर एक साझा व्यापारिक क्षेत्र बनाया था। और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो जॉल्वेरिन था, इसने एक आर्थिक जर्मनी में आर्थिक एकीकरण जर्मनी में एक आर्थिक एकीकरण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो जॉल्वेरिन एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, आप इसे नोट कर ले, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, एलए क्या था? तो जो एलए था, ये आपका कपड़े को नापने का एक पैमाना था। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर बोर्बन राजवंश, जिसे हिंदी में बूर्बो राजवंश भी कहा जाता है, इसी राजवंश के राजा लुई 16वां का शासन था। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 29, जोसेफ मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैत्सिनी का जन्म वर्ष 1807 में जिनेवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांस में किस शासन की स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी? तो ध्यान दें, वियना कांग्रेस के बाद बूर्बो वंश की स्थापना फ्रांस में होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रेडरिक सरयू ने किन मुद्दे पर चित्रों का निर्माण किया था? तो इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी सरयू ने, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्रों से भरे विश्व की कल्पना की थी। ये ध्यान देना है, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है, जो सरयू ने ड्रॉ किया है। और ये क्यों बनाई थी? ये इसका आंसर है, लोकतांत्रिक और समाजवादी गणतंत्रों से भरे विश्व की इन्होंने इसमें कल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो ये थे प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33,
19वीं सदी के मध्य के दौरान इटली कितने राज्यों में बंटा हुआ था? तो इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे। कौन से राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो सर्डिनिया पीडमोंट, ये एक राज्य था, स्टेट था, वहां पर इतालवी राजघराने का शासन था। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूक मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो उन्होंने ज्यूसेप मैत्सिनी को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। क्वेश्चन नंबर 36, किससे जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? इसका आंसर है साम्राज्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे। टाइद और टाइल, टाइड और टाइल किस प्रकार के कर थे? तो टाइड और टाइल, टाइड आपका उपज कर था और टाइल आपका भूमि कर था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप इसे। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो मध्य वर्ग की थी। क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये किसने दिया था? तो ये आपका एक विचारक थे, मॉन्टेस्क्यू, उनके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में सामाजिक अनुबंध भी कहा जाता है, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक जो है जीन जैक्स रूसो थे। तो इस सीरीज में मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस को कवर अप करने की पूरी पूरी कोशिश की है, और आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपके एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा एडवांटेजियस रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी के समक्ष एक नई सीरीज के साथ प्रेजेंट हुआ हूं, और ये सीरीज क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और इस स्क्रीन पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी आपके फोर्थ कमिंग बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन है, उन सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। तो आप सभी इस सीरीज को ध्यान से देखें और अपनी अपनी नोटबुक्स में इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आ, कि ये यूरोप का एक मैप है, और यूरोप का ये जो मैप है ये 1831 के आसपास का है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं एक नई सीरीज के साथ, जो क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और आज का टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी के सामने एक नई सीरीज के साथ प्रेजेंट हुआ हूं, और ये नई सीरीज क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से स्टार्ट होने जा रही है। और आज के इस लेसन का टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
और मैं आपको ये भी बता दूं, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी के सामने एक नई सीरीज के साथ प्रेजेंट हुआ हूं, और ये सीरीज क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन से स्टार्ट होने जा रही है। और आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,